Good morning, everyone. Myself, Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor Chemistry, Government College, कोटा। आज हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले व्याख्यान में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करते हुए हमने रेडॉक्स पोटेंशियल कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किया था और इसी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंटिन्यू करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट्स डायग्राम के माध्यम से फर्स्ट सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या क्या कंक्लूजन्स इन डायग्राम्स के माध्यम से निकलते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम किसे कहा जाता है? किसी तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनकी मुक्त ऊर्जाओं के विरुद्ध आरेखित करने से जो डायग्राम प्राप्त होते हैं उन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम कहते हैं। किन किन के मध्य डायग्राम होना चाहिए? एक तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो और ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के मध्य अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें जो डायग्राम प्राप्त होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम या ऑक्सीकरण अवस्था चित्र के नाम से जाना जाएगा। यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स डायग्राम को शो किया गया है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये टाइटेनियम के लिए ग्राफ प्लॉट हुआ है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और ये इसकी मुक्त ऊर्जा है। इसी प्रकार से हम टाइटेनियम के बाद डिफरेंट को यहाँ देखेंगे तो टाइटेनियम, फिर क्रोमियम और ये वेनेडियम है, उसके बाद मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट और मुक्त ऊर्जाओं के विरुद्ध ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। इन ग्राफ्स को देखने के बाद ये सारे ग्राफ्स की संख्या ए से एच तक अंकित की गई है। अगर हम ध्यान से इन ग्राफ्स को देखें और इन ग्राफ्स का आपस में अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो फर्स्ट सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में क्या क्या कंक्लूजन्स या क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उनमें सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि इन तत्वों की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसके पीछे यह कारण है कि इनमें 3D कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों और इसी के साथ एस इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के योग का बराबर होता है। जो इन ट्रांजिशन एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीकरण स्टेट होती है उसमें एक तो 3D कक्षकों में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और दूसरा एस कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या को जोड़ें तो इन दोनों का जो योग होगा वो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीज तक के तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं 7 तक होती है। क्यों? क्योंकि D5 विन्यास तक D इलेक्ट्रॉन सारे कैसे होंगे? अयुग्मित ही होते हैं और D5 विन्यास के बाद कक्षकों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन या पेयरिंग शुरू हो जाती है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक करके घटती जाती है। और यही कारण होता है, आप देखेंगे कि मैग्नीज के बाद अगर जिंक तक हम देखें तो एक एक ऑक्सीकरण अंक में कमी होती जाती है। उसका कारण यही है कि डी ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि डी ऑर्बिटल्स में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा
इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम इस श्रेणी में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। और इसका हम सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। स्कैंडियम 3+ है, लेकिन कैसा है, अत्यधिक स्थायी है। इससे आगे और बढ़े, टाइटेनियम 4+ है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन स्थायित्व तो उसका कैसा हो रहा है, कम। स्कैंडियम कैसा था, अत्यधिक स्थायी, और टाइटेनियम कैसा है, अधिक स्थायी। और भी आगे अगर हम देखें तो बेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और मैग्नीज की +7 है। तो ऑक्सीकरण अवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन इनका जो स्थायित्व है वो कैसा हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि टाइटेनियम कैसा था, अधिक स्थायी, और बेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज आयन है वो कैसे, ऑक्सीकारक। इसके बाद भी और हम देखें तो यहाँ देखेंगे कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल आदि आयन ऑक्सीकारक, अस्थायी। आदि आयन कैसे हैं, अस्थायी हैं और ऑक्सीकारक हैं। तो ये सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो उनकी स्टेबिलिटी कम होगी या स्थायित्व का मान कम होगा। इसके अलावा तीसरा कंक्लूजन ये निकलता है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉपर और मैग्नीज दो अपवाद हैं। कैसे, क्योंकि कॉपर में +2 अवस्था के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकालना पड़ेगा, D10 से, और हम जानते हैं कि अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे हुए कक्षक कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अब हम अगर D10 से विन्यास निकालेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है, तंत्र है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीज के लिए सोचें, मैग्नीज के लिए ये देखें कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्राप्त कर ले, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के कौन से कक्षक से निकलेगा, अर्धपूरित कक्षक से, या कहें कि D5 विन्यास वाले कक्षक से। और इस D5 विन्यास वाले कक्षक से निकालने के लिए उसको अधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। यही कारण है कि Cu2+ और Mn3+ का अपेक्षित स्थायित्व कैसा होता है, कम होता है, या स्थायित्व अपेक्षा से कम होता है। इसके साथ ही अगर हम मैग्नीज 2+ और आयरन Fe3+ ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखें तो वो कैसी होंगी, अपेक्षा से अधिक स्थायी होती हैं। उसका कारण भी क्या है, क्योंकि दोनों में ही स्थायी D5 विन्यास रहता है। तो स्थायी D5 विन्यास होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, किस किस की, Mn2+ और Fe3+ की। इसी प्रकार अगर हम विलयन अवस्था में देखें तो Cu+ की तुलना में Cu2+ का स्थायित्व अधिक होता है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो Cu+ ही स्थायी होना चाहिए, लेकिन विलयन अवस्था में वास्तव में Cu2+ अधिक स्थायी होता है। इसका कारण यह है कि Cu2+ आयन की जो उच्च जलयोजन ऊर्जा है, इसके कारण इसका स्थायित्व Cu+ की तुलना में अधिक हो जाता है। चौथा, अगर हम इसका निष्कर्ष देखें इन डायग्राम्स के माध्यम से, तो यह है शून्य अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी स्टेबिलिटी में आ सकती हैं, लेकिन वो कब आ सकती हैं, यदि कम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायी करने वाले लिगैंड प्रेजेंट हों। क्या क्या कंडीशन है, शून्य एवं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व में लाने के लिए उनके लिए ये कंडीशन है कि कम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व में अगर हम लाना चाहते हैं तो लिगैंड विद्यमान हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, या कहें डाइप्रीडाइल है आदि लिगैंड यदि उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के लिगैंड जब उपस्थित होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देके, धातु के रिक्त ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं
और उस मेटल पर ऋणात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या साबित करती हैं? धातुओं के कम धन विद्युती होने का संकेत प्रदर्शित करती हैं। तो अगर शून्य एवं ऋणात्मक अवस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं तो उसके लिए लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। पांचवा जो कंक्लूजन है वो ये है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, मैक्सिमम किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसी के साथ +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मध्य की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक असमानुपातन का गुण पाया जाता है। कैसे? ऐसी अवस्थाएं एक ही समय में अपने से कम व अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ये इस गुण को असमानुपातन का गुण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि Mn3+ है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है? Mn3+, लेकिन इसमें जब असमानुपातन प्रदर्शित होता है। कैसे? Mn3+ जब रिएक्शन करेगा तो ये MnO2 बनाएगा जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, और Mn2+ बनाएगा जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 2 है। तो Mn3+ से अधिक व कम दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित हो रही हैं जो Mn3+ का असमानुपातन का गुण प्रदर्शित करती हैं। छठवां कंक्लूजन ये है कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ उनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं, और सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं तो ऑक्साइडों का अम्लीय गुण भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मैग्नीज के 3 ऑक्साइड MnO, MnO2 और MnO3 में अगर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखें तो MnO में +2, MnO2 में +4 एंड MnO3 में +6 है। अब चूंकि हमने कहा था कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो यौगिकों का सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है। तो आप यहाँ देखिए MnO जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2 है, एक आयनिक यौगिक है, और यह क्या किस प्रकार से आयनित होता है? Mn2+ और O2- में आयनित होकर किसकी भांति व्यवहार करता है? एक क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसी के साथ अगर हम तुलनात्मक देखें तो इसका दूसरा ऑक्साइड है MnO2, और MnO2 की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो इसमें सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कि MnO2 में जिसमें आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जबकि MnO में केवल आयनिक गुण था। अतः इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो इसमें सहसंयोजक गुण भी बढ़ रहे हैं। MnO2 में आयनिक व सहसंयोजक गुण दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और इसी कारण इसका जो व्यवहार होता है MnO2 का वो उभयधर्मी या एम्फोटेरिक होता है। इसी प्रकार से अगर और बढ़ती हुई ऑक्सीकरण अवस्था को देखें तो MnO3 में देख सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। अतः इस गुण के आयनित होने के लिए मैग्नीज को कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे? MnO3 में 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः MnO3 को क्या मानते हैं हम? एक विशुद्ध सहसंयोजी यौगिक है, और इसके गुण कैसे हो जाते हैं? अम्लीय। जबकि MnO के गुण कैसे थे? क्षारीय, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 थी जबकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से इसके गुण भी बदले और इस अम्लीय गुण में परिवर्तित हो गया, और इसके जो आयनिक यौगिक MnO में बन रहा था वो MnO3 में सहसंयोजी में परिवर्तित हो जाता है। अंतिम इसका कंक्लूजन यह है कि इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या अर्थात सहसंयोजक गुण बढ़ने से इनके क्लोराइडों की जल अपघटन की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। किस प्रकार से? जैसे छठे नंबर के पॉइंट में बताया था कि ऑक्सीकरण अवस्था व बढ़ने से सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं, तो इनके बढ़ने से इनके क्लोराइडों की जल अपघटन की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम टाइटेनियम के हैलाइड देखें, TiX3 में टाइटेनियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? +3, और यह जल अपघटित नहीं होता है। इसका जल में विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है। और हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन के कारण इसका जलीय विलयन भी कैसा होता है? बैंगनी होता है।
इसके विपरीत यदि हम टाइटेनियम फोर्थ के हैलाइड या TiX4 को देखें तो ये एक बाष्पशील द्रव होते हैं और ये क्या करते हैं, नमी की प्रेजेंस में जल अपघटित होकर HX बनाने के कारण क्या उत्पन्न करते हैं, धूम्र उत्पन्न करते हैं, फ्यूम्स उत्पन्न करते हैं। थैंक यू।